अब ये कचरा वाली बाई आएगी कैसा खोल? पप्पू बापू तेरा बाप इधर रहता हाँ आशीर्वाद दे लो चलो पप्पू 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 कुठला पप्पू रे? यहाँ क्या मैं उसका सेक्रेटरी हूँ क्या? तो आज सभी नई दिल्ली विधानसभा के वॉलंटियर्स का स्वागत है। आज अभी नवरात्रे चल रहे हैं। आज कल परसों तीनों दिन मैं विधानसभा में कई सारी रामलीलाओं में, दुर्गा पूजा में, कई सारे त्योहारों में शरीक होऊंगा आप लोगों के साथ। अच्छा, आप सबको सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की, काली पूजा की, छठ की, सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और उससे भी ज्यादा चर्चा होती है बयानों पर लिए यू टर्न की। बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राम जन्मभूमि पर बधाई वाला ट्वीट क्या किया, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनके पुराने बयानों को निकालकर मुख्यमंत्री पर मीम्स बनने लगे। चलिए अब हम आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री के राम मंदिर पर कुछ पुराने बयान सुनाते हैं जो अब फिर से चर्चा में है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब ये जब बार बार पिछले एक महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में, हर 5 साल में मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? मुझे तो इनवाइट नहीं किया गया। किया जाएगा तो आप जाएंगे? नहीं, जब भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम पे सबकी श्रद्धा है, तो भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए कि भगवान राम हमारे। एक चीज तो मैं आप सब लोगों की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बैल से दूध निकाल के ले आया। जब भी अपनी विधानसभा में कहीं भी जाता हूं, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लोग अपनी सरकार की तो तारीफ करते ही करते हैं कि दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, अपने वॉलंटियर्स की बहुत तारीफ करते हैं। झूठ बोल रहा है। आप सबकी बहुत तारीफ करते हैं कि आपके वॉलंटियर्स बहुत अच्छे हैं। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, आप लोग हैं, हम लोग किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते। हमारी पार्टी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों की पार्टी नहीं है। मैं भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते। मनीष जी, सतेंद्र जैन जी, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, सब ऑर्डिनरी लोग थे। कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू? आम लोग थे हम, आम लोगों ने मिलके पार्टी बनाई। उसी तरह से अपने वॉलंटियर्स हैं, आम बैकग्राउंड से आते हैं। जो नॉर्मल पार्टियां, दूसरी पार्टियां हैं, अक्सर उनके लोग काम वाम तो करते नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं अपने इलाके के अंदर, गाली गलौज करते हैं, धौंस जमाते हैं, यही करते हैं ना दूसरी पार्टियों के लोग। रुको जरा, सब्र करो। वहीं आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के कितने विधायक जेल जा चुके हैं और बाद में उन्हें जमानत मिली है। दिनेश सिंह मोहनिया महिलाओं से छेड़छाड़ और बदसलूकी का इन पर आरोप है, कल तक के लिए न्यायिक हिरासत में ही है। वहीं जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी डिग्री का आरोप है। सोमनाथ भारती पत्नी के साथ घरेलू हिंसा का आरोप है, डोमेस्टिक वायलेंस। मनोज कुमार महिला से मारपीट और फर्जीवाड़े का आरोप है। कमांडो सुरेंद्र एनडीएमसी कर्मचारी को पीटने का आरोप है। महेंद्र यादव हिंसा का आरोप है। जगदीप सिंह पर कचरा प्रबंधन विवाद का आरोप है। अखिलेश त्रिपाठी हिंसा और थाने पर हमले का इन पर आरोप है। अरविंद केजरीवाल
खुद गडकरी मानहानि मुकदमे में जुर्माना ना भरने पर जेल जा चुके हैं। तो लोग उनको पसंद नहीं करते। अपनी पार्टी वालों को लोग पसंद करते हैं। अपनी पार्टी वाले सारे शरीफ नजर आते हैं। अगर कोई शरीफ है तो समझ जाओ आम आदमी पार्टी का है। ये एक उसकी पहचान है। तो आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं अपने अपने इलाके में लोगों की। अब एक चीज में इम्पोर्टेंट है जो बात करना चाहता हूँ। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। वो है अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इन लोगों को 2014 में और फिर 2019 में देश के लोगों ने बहुत भारी बहुमत देके जिताया था। ऐतिहासिक बहुमत था, अद्भुत बहुमत था। बात तो सही है। इनके पास मौका था कि ये चाहते तो देश को जबरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेकिन आज देश में हम क्या देख रहे हैं? चारों तरफ माहौल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है। आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे, भोसड़ी के। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ो, परिवारों के अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। भाई आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना जबरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं। इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नजर नहीं आती। और अगर शांति नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त देश की हालत, और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे। सारे दुखी हैं इन लोगों से। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया। Earlier this week, the International Monetary Fund released its global economic outlook, warning of slowing growth ahead. But there was one bright spot. India, which is set to grow more than 6% this year. That's more than any other major economy. According to the IMF, an increase in Indian domestic investment is key. It also said that growth is set to continue in the years ahead. I'm joined now by DW's Delhi correspondent Charu Kartike. Charu, what's fueling India's economic success? Well, different experts have different opinions about it, but the IMF feels that the growth is primarily being fueled by domestic investment. There's a lot of capital expenditure that is happening. In fact, India government's data shows that investments rose by almost 9% during the January-March period, which is also the period which the IMF has looked at. तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ। है कि नहीं है? जब सर पर बुरे दिन मंडलाते हैं तो ज़बान लंबी हो जाती है। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है। देश तभी तरक्की करेगा। इन्होंने जो निर्णय लिए कुछ समझ नहीं आता, ये क्यों निर्णय लेते हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। ये निर्णय लेते हैं कि इनकी जगह कोई और निर्णय लेता है। 2016 में बोले कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हजार के नोट खत्म कर रहे हैं। इनसे पूछा भाई हजार के नोट खत्म करने से कैसे भ्रष्टाचार दूर होगा? तो बोले कि बड़े नोटों में काला पैसा रखने में सहूलियत होती है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा।
तो इसीलिए बड़ा नोट खत्म कर रहे हैं, हजार हजार के नोट खत्म कर रहे हैं, और 1000 का नोट खत्म करके 2000 का नोट ले आए। तो बताओ भाई, बड़ा नोट 1000 के बदले 2000 का नोट ले आए तो कैसे भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार खत्म हुआ नोटबंदी से? कुछ नहीं खत्म हुआ। बोले आतंकवाद खत्म होगा, आतंकवाद खत्म हुआ उनसे? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है उस टाइम बड़ी अफवाहें चली थी जब 2016 के अंदर नोटबंदी हुई थी कि बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है, 30-30% में नोट बदले जा रहे हैं, बड़े बड़े आम जनता तो लाइनों में लगी है, लेकिन बड़े बड़े लोगों के पीछे दरवाजे से नोट बदले जा रहे हैं, जितने करोड़ों रुपए दे दो लेकिन 30% में नोट बदले जा रहे हैं, 30% कमीशन ले रहे हैं ये लोग। उसके बाद ये 2000 का नोट ले आए। अभी 7 साल भी नहीं हुए, अब इन्होंने 2000 का नोट बंद कर दिया। अब ये समझ नहीं आता 7 साल बाद ये 2000 का नोट फिर लाए क्यों थे? इस तरह से नोटबंदी किसी दुनिया के किसी देश में नहीं देखी गई कि अब तुमने 2000 का नोट बंद कर दिया। क्यों कर दिया? बताते ही नहीं है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हम तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। बोलते ही नहीं है। जनता तो जैसे मतलब भेड़ बकरी बंदर है इनके लिए जनता तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नोटबंदी से उस 2016 में जो नोटबंदी हुई, इस एक नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था कम से कम 10 साल पिछड़ गई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लोगों के काम धंधे बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बड़ी बड़ी दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए। अर्थव्यवस्था कम से कम 7-8 साल पीछे चली गई, 10 साल पीछे चली गई। पूरे देश के अंदर देख लो, आज व्यापारी इतना दुखी है, इतना दुखी है। सब कहते हैं जी पहले व्यापार ठीक चला करता था, अब तो व्यापार का भट्ठा बैठ गया। पहले नोटबंदी कर दी, फिर ये जीएसटी ले आए। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना किसी की समझ में नहीं आता। बस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी के समझ में नहीं आता। किसी को भी पकड़ के, सारे व्यापारियों के पीछे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे, किसी के पीछे ईडी लगा रखी है, किसी के पीछे सीबीआई लगा रखी है, किसी के पीछे कुछ लगा रखी है। 12 लाख ये रिकॉर्ड है। पिछले कुछ सालों में 12 लाख इंडिया के टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट्स और टॉप के व्यापारी भारत की सदस्यता छोड़ के दूसरे देशों में चले गए। उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है। ये छोटी बात नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे देश की इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा देश छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो इंडिया में इंडस्ट्री कौन लगाएगा? इंडिया में व्यापार कौन खोलेगा? नौकरियां कैसे पैदा होंगी? इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देंगे, वो तो छोड़ो। सर्वे ये दिखाते हैं, केंद्र सरकार की रिपोर्टें ये दिखाती है कि जो मौजूदा नौकरियां हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। बढ़ने, पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन ब दिन नौकरियां कम होती जा रही हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। इतने गांड फटी के ये बड़वे। तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? 12 लाख लोग अगर देश छोड़ के, बड़े बड़े लोग देश छोड़ के चले गए, सोचने वाली बात है। जिसको देखो उसके पीछे, और इनके अपने वालों के पीछे नहीं लगाते। एक दिन कहेंगे फलाना आदमी, फलाना नेता सबसे बड़ा चोर है, अगले दिन उसको अपनी पार्टी में शामिल करके उसको डिप्टी सीएम बना लेंगे। एक दिन कहेंगे ये सबसे बड़ा डाकू है, इसने बहुत भ्रष्टाचार करा है, चक्की पीसिंग, और अगले दिन उसको अपनी पार्टी में शामिल करके और उसको बड़ा पद दे देंगे, उसको मंत्री बना देंगे। ये क्या नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी व्यतीत की है तो उनको दरोगा से डर क्यों लगता है? हम लोगों को तो दरोगा से डर नहीं लगता। ये सारे दरोगा, ये सिपाही खड़े, हमें तो डर नहीं लगता, हम तो खड़े इनके पास। लेकिन मुलायम सिंह जी को डर लगता है। उनको ये डर लगता है कि यार लोकपाल बिल आ गया तो ये सारे उनको पकड़ के जेल में डाल देंगे। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है? अगर कहते हैं भ्रष्टाचार दूर कर रखे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया अगर भारत में। एक ही ये कहते हैं 1 नेशन 1 फ्रेंड, सबका एक ही दोस्त होना चाहिए।
इनका एक दोस्त है, सबका एक ही दोस्त होना चाहिए। सबके पीछे एजेंसी है। मनीष सिसोदिया जेल में है। मनीष सिसोदिया पे 4 रेड हो चुकी, सतिंदर जैन पे 6 रेड हो चुकी, चवन्नी नहीं मिली, 5 पैसे नहीं मिले। इनके दोस्त के ऊपर एक भी रेड नहीं हुई जिसके ऊपर इतने आरोप लग चुके हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो मामला भ्रष्टाचार का नहीं है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। और जितने चोर चक्के लफंगे, लड़कियों को छेड़ने वाले, हमारी महिला प्लेयर्स थी उनको छेड़ने वाले, सब इनकी पार्टी में, सब इनकी पार्टी में। इनकी पार्टी एक तरह से प्रोटेक्शन देती है। कोई कहीं चोर उचक्का लफंगा गलत काम कराए, इनकी पार्टी शामिल कर ले, उसके बाद किसी एजेंसी की, पुलिस की हिम्मत नहीं है जो उसको हाथ लगा दे, जो उसको कुछ कर दे। वहीं आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के कितने विधायक जेल जा चुके हैं और बाद में उन्हें जमानत मिली है। दिनेश सिंह मोहनिया महिलाओं से छेड़छाड़ और बदसलूकी का इन पर आरोप है, कल तक के लिए न्यायिक हिरासत में ही है। वहीं जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी डिग्री का आरोप है। सोमनाथ भारती पत्नी के साथ घरेलू हिंसा का आरोप है, डोमेस्टिक वायलेंस। तो इन्होंने तरक्की का तो एक भी काम नहीं किया। आज सबसे बड़ी 3 समस्याएं हैं देश के सामने: महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। और इन तीनों पे इन लोगों का कोई भी वो नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अब हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक लोग कहते थे विकल्प नहीं है, अब इंडिया अलायंस को सब लोग विकल्प की तरह देख रहे हैं। केजरीवाल पर एंटी हिंदू होने के भी आरोप लग रहे हैं, जिसका आधार एक ऐसी बैलेंस शीट है जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए केजरीवाल सरकार के मेहरबानी वाले ट्रांजैक्शन है। इसमें हिंदू आस्था को डेबिट करने के आरोप हैं। इस एंटी हिंदू पासबुक का खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है, जिसे अजय बोस नाम के एक्टिविस्ट ने फाइल किया था। इस आरटीआई से पता चला है कि सीएम केजरीवाल ने पिछले 7 साल में दिल्ली वक्फ बोर्ड को लगभग 101 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें से 62 करोड़ रुपए सिर्फ पिछले साल दिए गए। इस आरटीआई के मुताबिक दिल्ली सरकार ने हर साल औसतन लगभग 14.5 करोड़ रुपए की सार्वजनिक राशि दिल्ली वक्फ बोर्ड। इंडिया अलायंस, जब से इंडिया अलायंस बना है, मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, बहुत लोगों के संदेश आए कि इंडिया अलायंस अगर टिक गया और टिकेगा, अगर इंडिया अलायंस टिक गया तो 2024 में इनकी सरकार दोबारा नहीं बनने वाली। झूठ बोल रहा है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है एक घर में जाके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी अपनी कॉलोनी में लोगों से बात करनी पड़ेगी कि इस बार इनको भगाओ। अगर तरक्की चाहते हो, परिवार का भला चाहते हो, अपने पन्ने परिवार की सोचो। और एक चीज है, क्या क्या बात कर रहे हैं? अंधभक्तों से मत उलझना, देशभक्तों से बात करना। जो देशभक्त है वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बात करेगा। जो अंधभक्त है उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस। और 2 मिनट में पता चल जाता है कोई देशभक्त है कि अंधभक्त है। जो अंधभक्त है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, और जो देशभक्त है वो अंधभक्त हो ही नहीं सकता। दोनों बिल्कुल अलग अलग जातियां हैं। तो अंधभक्तों से बिल्कुल मत उलझना, वो नहीं मानने वाले। जो देश की सोचते हैं, देश के लिए पीड़ा रखते हैं, उन लोगों से बात करनी है। जली ना, तेरी भी जली ना। घर घर जाना है। अब 5-6 महीने हैं, हम स्पेसिफिकली पूरा प्लान बना रहे हैं, दिल्ली का भी, अन्य राज्यों का भी। वो पूरा प्लान आपके साथ शेयर करेंगे, आपकी ट्रेनिंग भी करेंगे। और थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा। ये चुनाव देश के लिए बहुत जरूरी है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। क्योंकि और अगर 5 साल ये लोग आ गए तो देश का बेड़ा गर्क कर देंगे, ये लोग बिल्कुल खत्म कर देंगे इस देश को।
आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और गॉड ब्लेस यू। सब लोगों के त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे ख्याल से एक एक फोटो भी हो जाए। तो मेरा सुझाव है एक एक लाइन आती जाए, फोटो खिंचवा के फिर चलती जाए, फिर दूसरी लाइन आ जाए। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कबीना। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई।